गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है 4 एग्रीकल्चर, और अभी तक 3 वीडियोस मैंने इस चैप्टर के अपलोड किए हैं। 4th पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, क्रॉपिंग पैटर्न आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से खरीफ, रबी और जायद सीज़न होते हैं। एक एग्रीकल्चर ईयर में 3 सीज़न होते हैं हमारे देश में, और उसमें डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती है। उनका डिफरेंट हार्वेस्टिंग, सोन पीरियड होता है, हार्वेस्टिंग पीरियड होता है। ठीक है, तो हमारे देश में कुछ जो मुख्य फसलें हैं वो कौन सी हैं और उनको ग्रो करने की क्या कंडीशंस होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप उसको समझते जाइए। बच्चों ये देखिए, मेजर क्रॉप्स। अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशंस इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। हमारे देश में कई तरह की खाद्य और अखाद्य फसलें। खाद्य फसलें वो होती हैं जिन्हें हम सीधे अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, अनाज है, दालें हैं, सब्जी है। और कुछ नॉन फूड क्रॉप्स होती हैं जिनको हम नहीं खाते, जैसे तुम्हारी कॉटन प्लांट हो गया, कपास है, वो भी खेत में ही होता है, जूट हो गया, रबर हो गया, है ना। तो इनको हम खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे बहुत काम आते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी फसलें हमारे देश के विभिन्न भागों में उगाई जाती है, और ये निर्भर करता है वेरिएशंस इन सॉइल। तरह तरह की मिट्टी होती है, तरह तरह की जलवायु या मौसम होता है अलग अलग तरह का, और अलग अलग तरह की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, खेती करने की जो तरीके हैं वो भी अलग अलग होते हैं। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, है ना। चावल हो गया, गेहूं हो गया, मिलेट्स मोटे अनाज हो गए जो ज्वार, बाजरा वगैरह, मक्का, पल्सेस दालें, टी कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स जो तिलहन की फसलें होती हैं, ऐसी फसल जिससे हम लोग तेल निकालते हैं, चाहे वो मस्टर्ड वगैरह हो गया, है ना। कॉटन हो गया, जूट हो गया। कॉटन और जूट जो है ये फाइबर क्रॉप होती है, इससे हम फाइबर यानी रेशा एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उससे चाहे हम कुछ बनाएं, उससे यार्न, धागा बनाएं वगैरह वगैरह। सबसे पहले आते हैं बच्चों, एक स्टेपल फूड है जो एक मुख्य हमारा भोजन है, वो है राइस। अब बच्चों देखो, आपका जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम में इस पे एक ज़रूर क्वेश्चन आता है, या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो डेफिनेट आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। आपको एक नोट्स बनाना होगा बच्चों। नोट्स आप इस तरह से बनाइएगा कि जैसे पहले उस क्रॉप का नाम, हेडिंग में आप उस क्रॉप का नाम लिख लेंगे। उसके बाद सोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम, यानी बोने का समय, उस फसल को बोने का समय, यानी वो कौन से सीजन में बोई जाती है, खरीफ में, रबी में, हाँ खरीफ में, रबी में या जायद में, ठीक है, वो आप लिख देंगे। हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, मतलब वो फसल तैयार हो जाती है, उसको खेत में से काटा जाता है, वो समय कौन सा है, वो लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों उस क्रॉप को इरिगेशन की किस तरह की फैसिलिटी चाहिए, मतलब इरिगेशन अप टू विच एक्सटेंट, यानी उसको पानी या बारिश की ज़रूरत कितनी होती है, इसको आप लिखेंगे। यानी उस एरिया में रेनफॉल कितना होता है, ठीक है। ये आपका क्लाइमेटिक कंडीशन में आ जाएगा, रेनफॉल कितना चाहिए उसको। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या होगी, उस क्रॉप को बोने के समय क्या टेम्परेचर होना चाहिए, और फसल को पकने के समय यानी हार्वेस्टिंग के समय क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद आप
उसका कोई उस क्रॉप का कोई स्पेशल फीचर अगर है, कोई भी स्पेशल फीचर, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, वो आप लिख लेंगे। इसके बाद जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं इंडिया में, वो उस फसल के जो उत्पादन वाले जो क्षेत्र हैं भारत में, मुख्य क्षेत्र, उनको आप लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप अपने नोट्स बनाएंगे। इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझाने जैसी नहीं है। हाँ, इसके नोट्स बच्चों मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो मेजर क्रॉप्स के जो नोट्स हैं, मैं एक वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप भी कोशिश करना, मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से आपको पहले उस क्रॉप का नाम लिखना है, सोइंग पीरियड, हार्वेस्टिंग पीरियड, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, रेनफॉल रिक्वायरमेंट, अदर क्लाइमेटिक कंडीशन, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो तो, है ना, और मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज, कहाँ कहाँ वो अधिकतर होती है। इस तरह से आप ये करेंगे। और 3 नंबर का तो क्वेश्चन डेफिनेटली कभी कभी 5 नंबर के या 4 नंबर में भी आ जाता है, 3 नंबर में, या कभी कभी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स करके आ जाएगा, या मल्टीपल चॉइस टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले में आ जाएगा। लेकिन ये आता ज़रूर है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। राइस, इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंडिया। भारत में बहुत ज़्यादा लोग का मुख्य भोजन है ये चावल। अवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। अब जैसे ये एक स्पेशल फीचर हो गया कि हमारा देश जो है पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे चावल का उत्पादन करता है, चाइना के बाद। चीन जो है वो पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है, ठीक है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, देखो बताया है, मतलब इसका ये कौन से सीजन में होता है, इसको बोने का समय खरीफ क्रॉप, विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, है ना, अबव 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, खासतौर से बोने के समय। एंड हाई ह्यूमिडिटी, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो गई, हाई ह्यूमिडिटी, यानी मौसम में, हवा में नमी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। और ऐसे इलाके जहाँ पर वार्षिक जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब अच्छी खासी बारिश वाली जगह होनी चाहिए, बारिश अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जो राइस की रिक्वायरमेंट है वो बहुत पानी बहुत चाहिए उसको। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। लेकिन जहाँ पे कम बारिश होती है, जैसे पंजाब और हरियाणा वगैरह में ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि राइस की खेती बहुत की जाती है। तो दैट इज़ डिपेंड अपॉन द अल्टरनेटिव इरिगेशन फैसिलिटी, यानी सिंचाई की व्यवस्था, नहर वगैरह होती है, ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, उससे किसान इरिगेशन करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये देखो राइस कल्टीवेशन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। ये बच्चों मैप है, ये तुम्हारा मैप, इस मैप में बताया गया है किसके बारे में, राइस प्रोडक्शन के बारे में। बच्चों राइस के लिए ये मैप दिया हुआ है कि कहाँ पे मेजर एरिया है, कहाँ पे माइनर एरिया है राइस प्रोडक्शन का, ठीक है। अब आप देखो आगे बढ़ते हैं। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टा। अब ये आप लिख दोगे कि मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज इंडिया में राइस के कौन कौन से हैं, है ना। जो उत्तर के मैदान हैं भारत के, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, उत्तर पूर्वी भारत के जो इलाके हैं। कोस्टल एरियाज़ यानी जो तटीय क्षेत्र, समुद्र के तटीय क्षेत्र, खासतौर से तुम्हारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो पूर्वी तटीय इलाका है जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है वहाँ पे, या फिर डेल्टाइक रीजन जो थोड़ा मार्सी टाइप का, दलदली टाइप का जो ज़मीन है वहाँ पे। Development of dense network of canal irrigation and tubewells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as पंजाब, हरियाणा मैंने बताया, and western उत्तर प्रदेश and parts of राजस्थान। यहाँ तक कि राजस्थान के भी कुछ भागों में धान की खेती होती है। क्यों? क्योंकि कैनाल इरिगेशन यानी नहरों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई है भारत में और इन इलाकों में। और जो किसानों के पर्सनल ट्यूबवेल्स हैं या सरकारी ट्यूबवेल्स हैं जो अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, वो भी काफ़ी हो गए हैं। तो इसकी वजह से
कम बारिश वाले इलाकों में जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग, वहाँ पर भी चावल की खेती की जाती है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों वीट। ये हमारी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड है, सीरियल क्रॉप है ना। भारत में बहुत लोगों का मुख्य भोजन है, ये स्टेपल डाइट है ना। गेहूँ से आटा बनाया, आटे से बनाया रोटी। हम लोगों की कहावतों में भी रोटी रहती है कि अरे भैया दाल रोटी किसी तरह से चल रही है, दाल रोटी है ना। तो दाल का भी नाम लिया गया रोटी, तो रोटी डेफिनेटली गेहूं के आटे की रोटी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब एक बहुत स्टेपल डाइट है, बहुत मुख्य भोजन है चावल के बाद। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। बताया ये उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत का मुख्य भोजन है ये। और दिस रबी, और ये रबी क्रॉप है, देखो इसने बता दिया ये कौन सा सीजन है, क्रॉपिंग सीजन रबी। ठीक है, रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन, यानी बोने के समय, खासतौर से इसमें गेहूं का बीज खेत में जब डालते हैं तो मौसम ठंडा होना चाहिए। ठीक है, एंड अ ब्राइट सनशाइन, और लेकिन ठंडा होने के साथ साथ अच्छी धूप भी होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, जब फसल पकने का टाइम होता है, फसल तैयार होने का टाइम होता है, तो अच्छी खासी धूप होनी चाहिए, धूप भरा मौसम होना चाहिए। ठीक है, इट रिक्वायर 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा धान की तरह या चावल की तरह इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसका जो भी ड्यूरेशन होता है, जो भी इसका टेन्योर टाइम होता है पकने का, बोने से पकने के बीच में कम से कम 3 से 4 बार सिंचाई करनी पड़ती है, कम से कम 3 बार तो करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब पानी देना पड़ता है। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। भारत में 2 मुख्य इलाके हैं, क्षेत्र हैं गेहूं के। एक तो गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। गंगा सतलज का जो मैदान है, मैदानी इलाका है, समतल मैदानी इलाका है, ये आपका उत्तर पश्चिमी वाला इलाका, और ब्लैक सॉइल रीजन और दक्कन का जो काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, तो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और राजस्थान है। ये मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया हैं। अब आते हैं मिलेट्स। मिलेट्स यानी मोटे अनाज। ठीक है, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और रागी हो गया। ज्वार, बाजरा और रागी। बच्चों तुम लोग आजकल तो लोग जो है सिर्फ चावल खा रहे हैं और गेहूं का आटा खा रहे हैं। ठीक है, और इन अनाजों के बारे में बहुत सारे बच्चे, तो मैं तो पढ़ाता हूँ बच्चों से क्लास में पूछता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि बच्चों तुमने ज्वार देखा है, तुम लोग ये बाजरा देखा है, रागी देखा है? तो कुछ बच्चे तो हाथ ऊपर करते हैं, बोलते हैं यस सर हमने देखा है। अब बहुत सारे बच्चे तो देखे ही नहीं है कि बाजरा कैसा होता है, ज्वार कैसा होता है, रागी कैसा होता है। बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि ये ऐसे अनाज हैं जिनको बहुत मास लेवल पे इनका कल्टीवेशन नहीं होता। अब पहले होता था। मेरे पिताजी बताया करते थे कि उस समय जब वो उन लोगों के बचपन में गेहूं के आटे का इतना प्रचलन नहीं था, और जो चावल जो हम लोग खाते हैं उसका भी इतना, मतलब जो बहुत पैसे वाले होते थे, अमीर होते थे, उन लोगों के यहाँ अच्छे किस्म का चावल और गेहूं का आटा होता था। ठीक है, अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाता था तो उसको चावल की खीर वगैरह बनाई जाती थी और गेहूं के आटे की रोटी। पहले लोग यही ज्वार, बाजरा, रागी इसी को पीस करके इसकी रोटी खाया करते थे। ठीक है, लेकिन वो फेवर भी करते थे उस समय के लोग, या हमारे जो मेरे फादर थे वो बहुत फेवर करते थे इन सब चीज़ों को, ये जो क्रॉप्स हैं, इन अनाज, क्योंकि ये बच्चों, ये जो होते हैं, ये जो कोर्स ग्रेन होते हैं, इनको लोग बोलते तो हैं मोटा अनाज, लेकिन ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत पोषक होते हैं। इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो नॉर्मली वीट और राइस से बहुत ज़्यादा होती है।
हर तरह के मिनरल्स इसमें होते हैं, विटामिन्स होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, बहुत अच्छा मतलब बहुत फ़ायदा करता है। फाइबर्स होते हैं इसमें। तो शरीर के लिए, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए ये वाले जो अनाज होते हैं, ये गेहूं और चावल की तुलना में ज़्यादा अच्छे, और उस समय लोग यही खाया करते थे और स्वस्थ रहते थे, बहुत काम करते थे, फिट रहते थे, कोई मतलब उनको कोई डायबिटीज़ नहीं होती थी, उनको और कोई ब्लड प्रेशर या हार्ट के वो रोगी नहीं हुआ करते थे। ठीक है, आज हम लोग स्वाद के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग चावल खा रहे हैं, महीन से महीन चावल खोजते हैं, और आटा भी सोचते हैं ना कि एकदम बारीक पिसा हुआ हो, मैदे की तरह हो, लेकिन वो बच्चों कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये जो अनाज थे, ज्वार, बाजरा, ठीक है, आप लोग ज़रूर पता करिएगा, देखने की कोशिश करिएगा अपने आसपास। अगर कोई फार्मिंग करने वाली फार्मिंग एक्टिविटी होती है तो वहाँ जाके आप पता करिएगा, खेत गांव में जाकर किसानों से मिलकर, ठीक है, और देखिएगा ज़रूर कि ज्वार कैसा होता है, बाजरा कैसा होता है, रागी कैसा होता है। ठीक है, तो दो दीज आर नोन एज कॉर्स ग्रेन्स, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। बताया मैंने, ये मोटे अनाज होते हैं, लेकिन बच्चों ये इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, ये काफ़ी पोषक होते हैं। ठीक है बच्चों, मिलेट्स जो होते हैं उनका एक और काम होता है बच्चों, ये एक ऐसे अनाज होता है, ये ज्वार, बाजरा, रागी, ये ऐसा अनाज होता है, ऐसी फूड क्रॉप होती है जिसको हम दोनों काम ले सकते हैं, दोनों तरह का उपयोग, दोनों तरह मतलब हम भी खा सकते हैं और हम कैटल, पशुओं को भी इसको खिला सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड रफेज, है ना। जैसे रागी है, रागी में बहुत आयरन बहुत होता है, कैल्शियम होता है, और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और रफेज यानी जो रेशे होते हैं, जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो होता है। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ज्वार जो है वो तीसरी मुख्य खाद्य फसल है, खासतौर से क्षेत्र, एरिया, ग्रोइंग एरिया और प्रोडक्शन को लेकर के। ठीक है, इट इज़ अ रेन फैट क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मोइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। ये जो है ऐसी फसल होती है बच्चों जिसमें बहुत कम सिंचाई करने की ज़रूरत होती है, हल्की फुल्की बारिश में भी ये फसल हो जाती है, ये ज्वार। ठीक है, मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इन राज्यों में ज्वार का प्रोडक्शन होता है बच्चों। बहुत पहले उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर भी ज्वार का प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब लोगों की रुचि जो है वो वीट और राइस की तरफ ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ज्वार वगैरह अब जो इधर किसान बोते हैं तो वो फॉडर क्रॉप के तौर पे, मतलब पशुओं को हरा चारा खिलाने के लिए ज्वार की खेती करते हैं। उसका वो ज्वार का दाना लेने का इंतज़ार ही नहीं करते, वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसको काट करके और पशुओं को खिला देते हैं। ठीक है, तो ये ज्वार हो गया। इसके बाद आते हैं बच्चों बाजरा। बाजरा बच्चों तुम हरियाणा में जाओगे, राजस्थान में जाओगे, वहाँ का ये मुख्य स्टेपल फूड है। बाजरा जो है, बाजरा उसको ख़ासतौर से सर्दियों में उसका आटा बना करके, मतलब बाजरे को पीस करके उसके आटे से रोटी बनती है, उसमें घी वगैरह लगा कर के खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है और बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो जो बाजरा होता है ना, ये ख़ासतौर से राजस्थान और हरियाणा के जो ड्राई, एरिड, सेमी एरिड रीजन जो है, जिसमें बारिश न के बराबर होती है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल, है ना। ये सैंडी यानी बलुई मिट्टी, बालू वाली मिट्टी होती है, और हल्की काली मिट्टी में बहुत अच्छा होता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। हो गया। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। रागी बताया कि रागी एक जो है, ये भी एक सूखे इलाके वाली फसल होती है, बहुत कम बारिश में हो जाती है। ठीक है, ये लाल, काली, बलुई, है ना, और लोमी या हल्की काली मिट्टी में ये फसल अच्छी होती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, रागी में जो का उत्पादन करने वाले कर्नाटक हैं, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं बच्चों मेज। मेज यानी मक्का।
मक्का जानते ही हो तुम लोग, अब ये बारिश का मौसम आ रहा है और तुमको बाज़ार में जाओगे मक्का मिलेगा, उसको रोस्ट करके भून करके और लोग खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे लिए फूड और फॉडर दोनों का काम करता है, यानी मक्के को हम भी खा सकते हैं और पशु भी खा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। ठीक है, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप है बच्चों, विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए, खरीफ क्रॉप है, और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छी होती है। इन सम स्टेट लाइक बिहार मेज इज ग्रोन रबी सीजन ऑल्सो, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पर ये रबी सीजन में भी होती है ये फसल, मक्के की फसल, खासतौर से बिहार में। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। ठीक है, अब बहुत अच्छे क्वालिटी के सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स, फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना और अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से ये इसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ा है मेज का। मेज प्रोड्यूसिंग, जो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। बच्चों ये आपको नोट्स बनाकर आपको ये याद करना है। याद करने का काम बच्चों आप लोगों को करना है, लर्न करने का काम वो मैं नहीं कर सकता, आपकी जगह मैं लर्न नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन पढ़ना आप ही को है। चलो बच्चों पल्सेस देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, नहीं ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, तुम लोग भी बोर होगे, मैं बोर नहीं होऊंगा लेकिन तुम लोग ज़रूर बोर हो जाओगे, इसलिए पल्सेस पढ़ लेते हैं बस। पल्सेस यानी दालें, दलहन इसको बोलते हैं, दलहन की फसलें जो हम लोग दाल वगैरह खाते हैं ना, बहुत सारी अरहर की, मूंग की, उड़द की, चने की, क्या क्या है ना, उनको। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। भारत न सिर्फ सबसे बड़ा उत्पादक है बल्कि सबसे ज़्यादा यूज़, उपयोग करने वाला भी है, खपत करने वाला भी है। दाल हमारे देश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और हम लोग इसको खाते भी सबसे ज़्यादा हैं। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। शाकाहारी लोगों के लिए ये सबसे बड़ा प्रोटीन का स्रोत होता है। ठीक है, मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। ठीक है, ये दालें हैं भैया, ये सबसे ज़्यादा भारत में होती हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन रबी। अब आप बताओ कि कौन सी दाल खरीफ सीजन में होती है, कौन सी रबी में होती है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। जो दालें होती हैं उनको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी तो हल्की सी बारिश में भी, अगर हल्की सी बारिश हुई और सूखा पड़ गया तो भी दालों की फसलें हो जाती हैं। ठीक है, बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ये लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, यानी बच्चों तुम लोग बायोलॉजी में पढ़ोगे कि ये इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो इनकी जड़ों में एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के और इन पौधों को ट्रांसफ़र करता है। ये आप बायोलॉजी में पढ़ोगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों, जो मिट्टी की जो क्षमता होती है, सॉइल की जो सॉइल में जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स। ठीक है, इसलिए लोग जो है ना इसको रोटेशनल क्रॉप के तौर पे लेते हैं, यानी जैसे कुछ दिन लगातार अगर एक पर्टिकुलर क्रॉप की फार्मिंग की, खेती की, उसके बाद जब उस मिट्टी की फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है या मिट्टी में नाइट्रोजन कंपाउंड की कमी हो जाती है तो हम कुछ दालों की फसल लगाते हैं। दाल की फसल लगाने से क्या होता है कि एक नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, बायोलॉजी में आप पढ़ोगे। उससे क्या होता है, मिट्टी की जो नाइट्रोजन कंपाउंड की जो कैपेसिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। ये मुख्य प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। बच्चों अच्छा खासा टाइम हो चुका है और हम लोगों ने पल्सेस तक पढ़ा और फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स हम लोग जो हैं वो
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट्स आप ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। शेयर करने से आपके जैसे और आपके दोस्त लोग जो होंगे वो लाभान्वित होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।